Hello everyone. Today we are going to read Class 9 Subject Information Technology Code 402 Book Employability Skill Unit 1 Communication Skills Topic Communication Cycle Communication Styles which are verbal, non-verbal, visual and written communication, their advantages and disadvantages. For we should know what is communication. Communication क्या होती है? जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो साइंस है, सिग्नल्स है, स्पीकिंग है, राइटिंग है, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. दैट मीन्स कम्युनिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ टाइप्स हो गए, ठीक है. तो जैसे सेंडिंग, रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मतलब आप किसी को मैसेज भेजना चाह रहे हो, रिसीव करना चाह रहे हो, समझते हो उस मैसेज को, या अपने बीच में कोई एक मतलब अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो या अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो सब इसके लिए आपको पहले ये समझना होगा कम्युनिकेशन साइकिल क्या है. कम्युनिकेशन साइकिल होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू सेंडर सेंडर यानी कि जो मैसेज भेज रहा है, सेंडर अपना मैसेज रिसीवर को सेंड करता है. ठीक है, जैसे ये आप पिक्चर में आपको समझ आ रहा होगा, सेंडर कौन होता है? सेंडर वो पर्सन होता है, द पर्सन और एंटाइटी ऑरिजिनेटिंग द कम्युनिकेशन. वो पर्सन और वो एंटाइटी जो कि मैसेज को भेज रहा है, ठीक है, ये जिसने कम्युनिकेशन की शुरुआत करी है उसको हम सेंडर बोलते हैं. अब वो मैसेज किसको भेज रहा है? वो मैसेज जो है पर्टिकुलर आपका मैसेज मैसेज क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन वो सेंडर भेजना चाहता है, द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेस टू कन्वे इज कॉल्ड मैसेज. ठीक है. अब एनकोडिंग समझो. एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि वो मैसेज को किस फॉर्म में भेज रहा है, उस फॉर्म को बोलते हैं एनकोडिंग. अब मैं मैसेज रिटर्न में भेज रही हूँ, मैं मैसेज वॉइस में भेज रही हूँ या पिक्चर फॉर्म में भेज रही हूँ, तो जिस फॉर्म में आप भेज रहे हो दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग. चैनल, द मीन बाय विच द मैसेज इज सेंड. जिस टर्म्स को यूज करके मैसेज भेजा जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप से भेज रहे हैं या रिटर्न फॉर्म में भेज रहे हैं, पोस्टर फॉर्म में, या यूट्यूब में जैसे आप वीडियो वॉच कर रहे हो, ठीक है. तो कौन सा चैनल है? आपने टेलीग्राम यूज किया है, व्हाट्सएप यूज किया है, एफबी यूज किया, कौन से चैनल को यूज किया है, ठीक है, उसको हम कहते हैं चैनल. कौन सा मीन यूज करके मैसेज को कन्वे किया जा रहा है. और अब मैसेज को रिसीव कौन करेगा? रिसीवर, द पर्सन और एंटाइटी होम द मैसेज इज सेंड. जिसको मैसेज भेजा गया और जिसने मैसेज को रिसीव करा है उसको कहेंगे रिसीवर. ठीक है. आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, रिसीवर ट्राई टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द मैसेज. रिसीवर क्या करेगा? उस मैसेज को समझेगा, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेगा. तो उस समझने की कोशिश को बोलते हैं डिकोडिंग करना. ओके. एंड आफ्टर रीडिंग द मैसेज व्हेन ही गिव द रिस्पॉन्स ऑफ द मैसेज, जैसे आपने वीडियो वॉच कर ली एंड देन यू गिव द मैसेज, उसमें आप कमेंट कर रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? रिस्पॉन्स, फीडबैक. द रिसीवर्स रिस्पॉन्स इज कॉल्ड फीडबैक. तो नाउ यू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन साइकिल. व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल होती है मैसेज का पूरा प्रोसेस. सबसे पहले सेंडर होता है. सेंडर क्या करेगा? मैसेज को टाइप करेगा, एनकोड करेगा. तो एनकोड कर लिया उसने. एनकोड करने के बाद उसने मैसेज को कहाँ भेजा? चैनल के थ्रू रिसीवर के पास भेजा. अब रिसीवर पहले उसको डिकोड करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड करेगा और फिर उसका रिस्पॉन्स भेजेगा जिसको हम फीडबैक कहेंगे. तो ये सारे टर्म्स और इनके डिफाइन आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. ओके. ये एक एक्टिविटी है जो क्लास में टीचर करवा रही हैं, जिसमें है कि अगर कोई मैसेज कन्वे किया जाता है, एक एग्जांपल ले लो कि मैम ने सबको पेपर दे दिए हैं, ठीक है, और मैम बोल रही है पेपर को फाड़ दो, लेकिन वो ये नहीं बता रही कि कहाँ से फाड़ना है. तो सब बच्चे अपनी अपनी मर्जी से फाड़ेंगे. अब इससे क्या क्लियर होगा? स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लियर, प्रिसाइज, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. स्टूडेंट को ये समझ आएगा कि क्लियर और पूरा स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन अगर कम्युनिकेशन में दिया जाए उसकी क्या इम्पोर्टेंस है.
तो देयर आर टू वेज ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को आप दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला, चैनल के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस, स्टाइल या पर्पस। देखो, अगर आप ऑफिस में हो और आप घर पर हो तो दोनों का तरीका अलग है ना। फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे। जब आपने इंग्लिश में लेटर राइटिंग सीखा था तो फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में आपने डिफरेंस समझा था। सेम ही आपका कम्युनिकेशन में भी डिफरेंस आ जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो दूसरा है आपका बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। चैनल यानी कि आप किस तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो। आप वर्बल कर रहे हो या नॉन वर्बल कर रहे हो। नॉन वर्बल आपको समझ आ गया, नॉन वर्बल। और वर्बल के अंदर आ जाते हैं ओरल और रिटन। और ओरल के अंदर आता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन और डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जैसे अभी आप वीडियो में स्टडी कर रहे हो तो दैट इज डिस्टेंस स्टडी। ओके। और फेस टू फेस जब आप क्लास में स्टडी करते हो तो फेस टू फेस आपको ओरल, अगर मैम बता रही है तो फेस टू फेस आपको ओरल बता रही है। आप ऑनलाइन स्टडी करते हो तो दैट इज डिस्टेंस ऑनलाइन स्टडी। ओके। Now, one by one, try to understand all communication style. First is verbal. Verbal communication is the use of language to transfer the information through the speaking or sign language. It is one of the most common type, often used during the presentation, video conference, phone call, meeting, one-on-one conversation. Verbal communication important because it is efficient. हर तरह की कम्युनिकेशन में आपको वर्बल कम्युनिकेशन तो ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप ओरल करें चाहे रिटर्न करें। ठीक है, उनमें आपको वर्बल कम्युनिकेशन हेल्पफुल रहता है, इसीलिए वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्बल मीन्स कि जहाँ पर आप बोलकर वर्ड्स को यूज़ करके आप ही काम कर रहे हैं, तो रिटर्न में भी आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं और बोलने में भी आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, फेस के एक्सप्रेशन से मैसेज को कन्वे करते हैं। ठीक है। अब इसमें इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी आप ये मैसेज कन्वे कर लेते हो। समटाइम आप कहते तो यस हो लेकिन आपका फेस एक्सप्रेशन बता देता है कि आपकी तरफ से नो है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्पफुल रहता है जब आप किसी दूसरे के फीलिंग्स और थॉट्स को जानना चाहते हो। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन होता है एक्ट ऑफ फोटोग्राफ्स। जैसे बच्चों को हम फोटोग्राफ दिखाते हैं कि ये ए फॉर एप्पल, तो उनको एप्पल की फोटोग्राफ दिखा दी जाती है क्योंकि उस समय वो प्रेजेंट नहीं होता है। वीडियोस हैं, आपको जैसे आपको कोई टॉपिक को समझना है, आपको जैसे साइंस के कहीं एक्सपेरिमेंट समझने हैं, तो ऑन दैट टाइम अगर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहे हैं तो उनकी वीडियोस देख के आप समझ जाते हो। आर्ट्स हैं, ड्राइंग्स हैं, स्केच है, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, दीज आर द वे ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। इससे हम समझते हैं टॉपिक को क्लियरली। तो प्रेजेंटेशन में ये बहुत हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट्स को क्लासेस में समझाने के लिए, टॉपिक को क्लियर करने के लिए विजुअल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन में राइटिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग, सिंबल्स, लेटर्स, नंबर्स, किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए अगर इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और रिटन बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें हम रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लेते हैं। जैसे आप बुक्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, चैट्स होती हैं, तो आप इसको सेव करके रखते हो, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक एज अ एविडेंस भी यूज किया जा सकता है ना। और रिलायबल तो है ही क्योंकि आप उसको यूज कर सकते हो। इसमें कोई मतलब इसके कुछ फायदे भी हैं रिटर्न के और कुछ नुकसान भी है। तो चलो वन बाय वन उनको समझते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या हैं कि एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो, फोटोकॉपी कर लेते हो बार बार। मेटिकुलस प्रेजेंटेशन। मेटिकुलस प्रेजेंटेशन, अगर जैसे कोई प्रेजेंटेशन से पहले आपकी कोई प्रेजेंटेशन है और आपके पास रिटन फॉर्म है तो आप उसकी नुक्ताचीनी कर सकते हो, बारीकी से उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लोग आजकल बहुत कॉशियस है कि जो भी इंफॉर्मेशन है प्रॉपर फॉर्म में है। जैसे आपको कहीं फॉर्म सबमिट कराना है,
कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, फॉर्म सबमिट कराना है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो रिक्विसाइट्स जो अरेंजमेंट्स हैं आप उस पर चेकिंग कर सकते हो, है ना। इजी सर्कुलेशन, जैसे अगर कोई पैम्फलेट सर्कुलेट होता है तो इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं, वर्बल में हो सकता है आप मिस कर जाओ। सुटेबल एंड स्टैटिकल डेटा, जो रिटर्न है जैसे चार्ट्स हैं या आपके ग्राफ्स हैं, तो वो एक सुटेबल डेटा रहता है जिसको इजीली सर्कुलेट कर सकते हो। जैसे कोई प्रेजेंटेशन आपने प्रेजेंट करी, अब वो प्रेजेंटेशन के मेन टॉपिक्स जो हैं उसको एक रिटर्न फॉर्म में अगर आप प्रेजेंट कर देते हो तो वो एक सुटेबल फॉर्म लगती है। प्रमोट्स द गुडविल, अगर आप इस तरह से कोई रिटर्न दे देते हो और आप ओरल भी बता रहे हो तो इससे आपकी गुडविल यानी कि आपकी रेपुटेशन और अच्छी हो जाती है और आपका प्रोडक्ट में भी और सेल करता है। ओके। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न, अब रिटर्न के नुकसान क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप पहले उसको ड्राफ्ट करोगे फिर चेक करोगे तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। नॉन फ्लेक्सिबल, हर टाइम रिटर्न करना फ्लेक्सिबल नहीं होता, तो मतलब काफ़ी टाइम भी लग रहा है इसमें। तो वर्ड हमें कॉन्क्रीट और फाइनल लेने पड़ते हैं, सिलेक्ट करना पड़ता है ये लिखें कि नहीं लिखें। आपको कई बार लेटर लिखना होता है तो ये वर्ड लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, यही सोचते रह जाते हो। नो स्कोप ऑफ क्लैरिफिकेशन, एक बार जो लिख दिया, अब उसको फिर बार बार क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे। अब देखो वर्बल में आप कह सकते हो मेरा मतलब ये था ये नहीं था, लेकिन रिटर्न में तो जो लिखा उसी के ऊपर आपको रहना पड़ेगा। डिमांड्स राइटिंग प्रोफिशिएंसी, लेकिन जितने भी ऑफिशियल वर्क है ना रिटर्न, वो रिटर्न ही मांगते हैं आपसे कि हर चीज़ रिटर्न, क्योंकि वो एज अ एविडेंस वर्क करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, एक संभावना, अगर आप डिफिकल्ट वर्ड यूज कर लें रिटर्न में तो संभावना है कि वो इंटरप्रेट कर ले कि रॉन्ग परसेप्शन कर ले, तो बेटर यही रहेगा कि आप इजी लैंग्वेज यूज करो। ओके, नाउ अंडरस्टूड, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक तरह से इंट्रैक्शन है अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को एक दूसरे को बताना। अब आप ये समझ लो, देखो वर्बल और नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस है। वर्बल में है कि अगर आपको कोई जोक सुनाया जाए वो वर्बली आपको बताया जा रहा है, ठीक है, तो वो आपको समझ आता है। नॉन वर्बल मतलब वो वही जोक, सेम जोक आपको एक्शन करके बताया जाए। बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है मे बी आपको हंसी आए मे बी ना आए। अब नॉन वर्बल से आप समझ गए, बॉडी लैंग्वेज इज एन एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेयर फिजिकल बिहेवियर इज यूज्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, जहाँ पे फिजिकल बॉडी से आप हाथ हिला के फेस के एक्सप्रेशन से अपनी बॉडी लैंग्वेज से सिंक्रोनाइज कर रहे हो वर्ड को। तो उसमें आप क्या यूज कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज में आपके फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएंगे, आपका पोस्चर आ जाएगा, आपका जेस्चर आ जाएगा। जेस्चर मतलब आपका बॉडी किस तरह से बिहेव कर रहा है, टचिंग आ जाएगी आपकी, ठीक है, और कितने स्पेस में किससे खड़े हो रहे हो, आई की मूवमेंट क्या है, ठीक है, इसको हम काइनेसिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि हमें बॉडी लैंग्वेज यानी कि नॉन वर्बल लैंग्वेज के टाइम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे किसी से मिलते हैं तो मेक एन आई कॉन्टेक्ट, हैंड अगर आप मिला रहे हो, हैंड शेक कर रहे हो, तो यू हैव टू मेक अ आई कॉन्टेक्ट। और चेक फेशियल एक्सप्रेशन टू, उनके फेस के एक्सप्रेशन पहचानने की कोशिश करो, नेचुरल जेस्चर को समझने की कोशिश करो। रिसेप्टिव पोस्चर, ऐसे पोस्चर हमें खड़ा होना चाहिए, बैठना चाहिए, अपनी बॉडी मतलब आप ऐसे अपने आप को ट्रेन कर लो कि दूसरा आपके गलत मतलब ना निकाले आपके खड़े होने के, आपके देखने के तरीके की वजह से। जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है थम्स अप, थम्स अप का मतलब कि आप कह रहे हो आई लाइक इट, किस जैसे अब ये ओके, ये जो सेकंड सिंबल है ये होता है ओके। अगर आपको कोई पूछ रहा है कि ये ठीक है तो आप कहोगे बढ़िया लग रहा है, ठीक है, ओके। फर्स्ट वाला भी हाँ आई लाइक इट, ठीक है। अब लास्ट वाला जो थर्ड है वो पिंकी फिंगर, तो पिंकी फिंगर कई बार मजाक बनाने के लिए कई बार आप यूज करते हो, है ना, तो एक्सेप्टेबल्स हैं। लेकिन समटाइम कोई एक्टिविटीज होती है जो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने हाथों को बार बार मले जा रहे हो, तो ये चीज़ बुरी बुरी मानी जाती है। रबिंग योर हैंड्स टुगेदर ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, आप अपने हाथ मल रहे हैं। लीनिंग बैक, बिल्कुल ऐसे पीछे लेट के बैठ गए, तो वो अच्छा नहीं लगता है।
क्रॉसिंग, अपने दोनों आर्म्स को ऐसे क्रॉस करके, दैट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। नॉट मेकिंग द आई कॉन्टेक्ट, कोई आपसे बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हो, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा घूर के देख रहे हो, ठीक है, फिजिटिंग या टचिंग योर फेस, अपने मुंह को कभी यहाँ से टच कर रहे हो, तो ये सब बात चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज में कई चीजों को आपको फॉलो करना है, कईयों को नहीं फॉलो करना। एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के फायदे क्या है? बोलकर कोई भी बात बताना, उसके क्या फायदे हैं? आपका टाइम सेव होता है, आपने जो भी बोलना है मैंने बोल दिया। रिटर्न में आपको सेंटेंस सोचने पड़ते हैं। वर्बल में बोलते बोलते अगर कुछ गलत बोल दिया तो आप उसी समय उसको करेक्ट कर लेते हो क्विकली, आप उसको मैसेज को सेंड कर पाते हो। फिर आपका टाइम, पैसे भी नहीं लगते, कोई फ्लायर लगाना है, पोस्टर बनाना है, उसमें टाइम नहीं वेस्ट होता। फीडबैक भी आपको इंस्टेंट आ जाता है, जैसे मैंने फ़ोन कॉल किया तो अब मैंने वर्बल कम्युनिकेशन किया, कन्वे किया अपना मैसेज, उसी समय मुझे फीडबैक आ जाएगा और फिर मैं अपने में जो इम्प्रूवमेंट करना है वो कर लेगा, ठीक है। मोस्ट कन्वीनियंट मेथड, सबसे कन्वीनियंट मेथड है ये। लोग ज़्यादातर कम्युनिकेट वर्बल ही करते हैं, आपस में बात करके करते हैं। ईज ऑफ प्रिपरेशन, और इसके लिए ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इजीली लोग इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ मटेरियल रिटर्न तैयार करें, ये बनाए वो बनाए, पैम्फलेट बनाना है, पोस्टर बनाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, अब इसके नुकसान क्या? चांसेस ऑफ डिस्टोरेशन मीनिंग, आप वर्बल बात कर रहे हो तो हो सकता है कि कोई उसका गलत में, क्योंकि कई सारे के बैरियर्स भी हैं, मतलब अब जैसे मेरी लैंग्वेज आपको अगर समझ नहीं आ रही तो आप उसका गलत मतलब भी निकाल सकते हो, है ना। नॉन कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग मैसेज, अगर बहुत लंबा मैसेज है तो वर्बल में बातें छूट सकती हैं, इसलिए मैं रिटर्न फॉर्म में दे दूंगी। कोई ज़रूरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है तो आपको सर्कुलर आता है, सीबीएसई भी आपको सर्कुलर भेजती है ताकि कोई भी मेजर पॉइंट छूट ना जाए। और इनफेक्टिव रहती है एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर कोई बिलीव नहीं करता। आप कहते हो रिटर्न फॉर्म में दिखाओ, कोई नोटिस आया तो रिटर्न फॉर्म में दिखाओ, तो वो अनऑथेंटिक मानी जाती है ज़्यादातर, क्योंकि क्लैरिटी नहीं रहती। डिस्कस करना है आप डिस्कस कर लो वर्बल, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना है तो उसको रिटर्न फॉर्म में ही मांगा जाता है। क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, अब किसी के बात करने का तरीका अलग है, किसी के बात करने का तरीका अलग है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से होती है? या तो ये इंटेंशनली कई लोग कर लेते हैं या मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, समझने में गलती हो जाती है कई बार। जैसे मैम कहती है कि आपको 10 तक सबमिट करा, 10 को ना सबमिट करा, तो आपको लगता है 10 के बाद कराना है, लेकिन वो 10 लास्ट डेट थी। तो इस तरह से मिसकंसेप्शंस भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कम्युनिकेशन कॉस्ट, वर्बल कम्युनिकेशन है ना बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। मान लो कि अगर एक मलयालम स्पीकर आ गया, अब आप उसको, उसकी बात समझ नहीं आ रही किसी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसलेटर को बुलाना पड़ेगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो मैसेज सिर्फ इंग्लिश में टाइप करके दे दें, हम उसको क्या करेंगे, गूगल में ट्रांसलेट करके समझ लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन वो ओरल समझा रहा है तो हम उसकी बात को समझ नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका खर्चा भी आ सकता है। कंक्लूजन क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन मोस्ट एफिशिएंट वे तो है, 2 पर्सन के लिए, ग्रुप के लिए, छोटे ग्रुप के लिए, ठीक है। तो बड़े बड़े स्पीकर हैं, बड़े बड़ी जगह में एक साथ मतलब वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं और उसका फीडबैक भी जल्दी आता है। लेकिन अगर कुछ जगह पे उसको हम सॉर्ट आउट कर ले, साथ में हम रिटर्न भी ले लें। नॉन वर्बल के डिसएडवांटेज, नॉन वर्बल हमने देखा था, बॉडी पोस्चर, साइंस, इशारों से। तो अब उसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, नॉन वर्बल क्यूज कॉम्प्लीमेंट। अब वर्बल, जो नॉन वर्बल है वो वर्बल का ही एक पार्ट है। अगर कोई बात बोल रहा है, जैसे आप कह रहे हो मैं तो यहाँ घूमना चाहती हूँ, और आपका सिर नोडिंग कर रहा है कि नहीं मैं तो नहीं जाना चाहती, तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों एक साथ चलेंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इजी परसेप्शन, किसी के फेस एक्सप्रेशन से, उसके ऑडियो से, बल्कि उसका विजुअल ज़्यादा आपको समझ आ जाता है, आपको समझ आ जाता है कि वो क्या कहने वाला है। सब्स्टिट्यूट,
नॉन वर्बल मैसेज में भी सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्बल। वर्बल में अगर आप कोई बात नहीं मतलब बोल सकते तो वो नॉन वर्बल में आप इशारा करके कर देते हो, है ना। लेकिन ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस में मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। समटाइम क्या होता है कि किसी की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, वो जैसे एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री है। जब आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप हैंड के या फेस एक्सप्रेशन भी साथ में चलते हैं, तो दैट मीन्स वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ चलता है। इजी प्रेजेंटेशन। समटाइम क्या होता है कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे कि कोई फोटो दिखा दी या साइलेंट, अगर साइलेंस है, कोई ग्राफ दिखा दिया, पिक्चर दिखा दिया, तो उससे आपकी प्रेजेंटेशन और आसान हो जाती है और अच्छी हो जाती है। तो नॉन वर्बल भी हेल्पफुल रहता है। सब्स्टिट्यूट मतलब अगर किसी समय बहुत शोर मच रहा है तो फिंगर आप लिप्स पे रखते हो शांति करने के लिए, ठीक है। किसी को अगर आपने कहना है कि यस और बहुत दूर पे वो खड़ा है तो वो इशारे करता है कि ये तेरे लिए लूं, तो आप कहते हो यस, अपना सिर नोट करके आप बता देते हो, नोडिंग, ठीक है। यस चिल्लाने की बजाय नोडिंग योर हेड। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये आपके सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं वर्बल के। रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम, तो ये आपका जो टाइम वेस्ट होता है उसको बचा सकता है और बहुत जल्दी दूसरा बंदा आपके इशारे समझ जाता है। तो दैट मीन्स कि नॉन वर्बल के भी बहुत बेनिफिट हैं, बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत क्विकली आप अपना मैसेज कन्वे कर पाते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ नॉन वर्बल। वेज वेग एंड इम्प्रिसाइज। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अनक्लियर है। देखो अगर सेकंड पर्सन जो रिसीवर है जिसको आप मैसेज कन्वे कर रहे हो वो आपका मीनिंग समझ गया, आपके इशारे समझ गया, तब तो ठीक है। लेकिन इन केस अगर वो नहीं समझा या उसने कोई गलत मतलब समझा, क्योंकि इसकी कोई डिक्शनरी तो है नहीं, और कई बार क्या होता है कुछ इशारे एक लैंग्वेज में तो सुटेबल है लेकिन कुछ जगह वो इशारे, जैसे आप पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर को आप कट्टी करना है, फ्रेंडशिप करना है, बट्टी करना है, उसके लिए यूज करते हो, और वॉशरूम जाना है तभी पिंकी फिंगर शो करते हो, है ना। तो कुछ इशारे ऐसे होते हैं जिनके कई मीनिंग्स निकलते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो दैट मीन्स इट इज वेग, ये अनक्लियर होता है। तो और इम्प्रिसाइज होता है, मतलब समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारी कन्वर्स जो अपनी बातें हैं वो ऐसे नॉन वर्बल में कहो। तो वर्बल का एक पार्ट है, इट इज़ पॉसिबल टू स्टॉप टॉकिंग वर्बल कम्युनिकेशन, बट इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल टू स्टॉप नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल का कोई आपका मतलब संकेत है ही नहीं, ऐसे रुक ही नहीं सकते। कहीं आप किसी भी तरह से भी इशारे करके आप नॉन वर्बल बातें कर सकते हो, तो कंटिन्यूस चलता रहता है, चलता रहता है। मल्टी चैनल, वाइल वॉचिंग समवन आई यू मे मिस समथिंग। अगर आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, उसके जेस्चर को देख रहे हो, तो हो सकता है आप कुछ और मतलब समझ जाओ, हो सकता है वो हाथों से इशारे कर रहा है और आप उसका फेस देख रहे हो, तो मल्टी चैनल है। दैट मीन्स कि जो नॉन वर्बल है उसको कन्वे करने के आपके पैरों से भी कन्वे करते हैं, हाथ से भी करते हैं, फेस से भी करते हैं, और आपका ध्यान फेस पे और वो हाथों से इशारे कर रहा है, ठीक है। कल्चरल बाउंड, कल्चर बाउंड अभी मैंने बताया कि एक इशारा, जैसे शेक हैंड है, शेक हैंड है, इस समय तो कोरोना चल रहा है, शेक हैंड पॉसिबल नहीं है। तो जैसे थम्स अप है, अगर यूएसए में है, हो सकता है किसी और कल्चर में वो ऑफेंस हो, है ना। तो सेम इशारा किसी और जगह में, अब कोई बच्चे जो इशारा करते हैं, छोटे बच्चे, वही सेम इशारे बड़े बच्चे, बड़े लोग नहीं कर सकते। तो एक बाउंड्रीज है। लॉन्ग कन्वर्सेशन आर नॉट पॉसिबल, लंबी बातें आप इशारों से नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि सारी बातें दूसरा बंदा समझ जाए। ओके, तो देखो ऐसी ये गेम है हु एम आई, आप ये खेल सकते हो। डमशराज है, आप ये खेल सकते हो। इससे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो, काम डाउन, तो ये दोनों हैंड करके यस, दोनों हाथ सीधे करके ओ नो, वो, गॉड प्लीज,
तो ये इशारों से ही हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं. लेट्स रिवाइज द टॉपिक. कम्युनिकेशन साइकिल. व्हाट इज कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल में एक सेंडर होता है हु सेंड द मैसेज. जो सेंडर है वो मैसेज को क्या करता है, वो एनकोड करता है. मैसेज को टाइप करेगा ना, तो उसको कहते हैं एनकोडिंग करना. और किसी चैनल के थ्रू, कोई भी चैनल, चाहे यूट्यूब है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे रिटर्न है, चाहे ओरल है, किसी भी चैनल के थ्रू वो उसको रिसीवर को सेंड करेगा. ओके. और रिसीवर उस जो मैसेज को डी कोड करेगा, समझेगा, और फिर उसका रिप्लाई वो फीडबैक में देगा. अब समझो जैसे कि मैं सेंडर हूँ, ठीक है. मैं इस पूरे चैप्टर को आपको वीडियो फॉर्म में बनाकर यूट्यूब चैनल को यूज करके, मेरा फॉर्म क्या है, एनकोडिंग मैंने कैसे करी, वीडियो फॉर्म में. चैनल मैंने क्या यूज किया, यूट्यूब चैनल यूज किया. अब रिसीवर मतलब जो आप लोग देख रहे हो, तो आप रिसीवर हो गए. आप इसको क्या करोगे, डीकोड कर रहे हो, समझ रहे हो इस चैप्टर को. समझने के बाद, देखने के बाद आपको अब ये चैप्टर कैसा लगा, आपको अच्छा लगा, आपको बेकार लगा, आपको ये टॉपिक में कंफ्यूजन है, आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप मुझे कमेंट करोगे, तो वो आपका फीडबैक है. कम्युनिकेशन स्टाइल हमने समझे थे. कम्युनिकेशन स्टाइल कौन कौन से होते हैं? वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है. नॉन वर्बल के अंदर आ जाता है बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि पोस्चर, जेस्चर, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन और आपके टच. रिटर्न के अंदर आपकी बुक्स हैं, पैम्फलेट हैं, ब्लॉग हैं, लेटर है, ईमेल एटसेट्रा, ये सब आता है. विजुअल में आपके फोटो, वीडियो, ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ्स एटसेट्रा, ये सब आएंगे. एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल मतलब मुंह से बोलना, बात करना. तो वर्बल में टाइम सेव हो जाता है, मनी सेव हो जाता है, जल्दी से फीडबैक मिलता है, कन्वीनियंट रहता है बात करना किसी से भी. ईज ऑफ परसेप्शन, प्रिपरेशन, जल्दी उसके टॉपिक, क्या किसी से अगर वर्बल बात करनी है, मुझे लेसन पढ़ाना है, वर्बल पढ़ाना है, तो मैं बड़ी जल्दी उस लेसन को प्रिपेयर कर लूंगी. डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है वर्बल के? मीनिंग मे गेट डिस्टॉर्टेड. तो मीनिंग जो है वो समझने में गलती हो सकती है कुछ लोगों को, ठीक है. नॉन कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग मैसेज. लंबे मैसेज को हम वर्बल कन्वे नहीं कर सकते. इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन. कई बार वर्बल में गलत इंफॉर्मेशन भी आगे कन्वे कर दी जाती है. मे क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. सामने वाला अगर आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा, तो हो सकता है कि वो गलत मतलब समझ ले. कम्युनिकेशन कॉस्ट. और वर्बल में कई बार कम्युनिकेशन मतलब खर्चा भी आता है. जैसे स्टेज में अगर वर्बल कर रहे हैं, तो एक कोई भाषण दे रहा है, तो वो वर्बल दे रहा है, तो वो माइक का खर्चा, पूरे स्टेज का खर्चा, ऑडियंस का खर्चा, तो ये सब काफी कॉस्टली हो सकता है वर्बल में. एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल मतलब जहां पर इशारे कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी यूज हो रही है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है. कॉम्प्लीमेंट्री किसका है? वर्बल का. वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल चलता है, ठीक है. स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई नेता भाषण दे रहा है, तो उसके हाथ के इशारे, उसके फेस के एक्सप्रेशन से भी आप समझते हैं. इजी प्रेजेंटेशन, इजीली प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है. सब्स्टिट्यूटिंग. सब्स्टिट्यूटिंग मतलब कि जिस जगह पे आपके वर्बल नहीं यूज हो सकता, उसकी जगह आप नॉन वर्बल यूज कर लेते हो. जैसे तेजी से चिल्लाना, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, उसकी जगह आप लिप्स पे फिंगर रख के भी इशारा कर सकते हो कि सभी चुप हो जाइए. या आप दूर हैं किसी से, तो आपको कोई चीज चाहिए, वो पूछता है मैं ये आप तेरे लिए ले लूं, तो आप तेजी से चिल्लाते नहीं हो, वर्बली उसको नहीं कह रहे यस मेरे लिए ले, आप अपना सिर नोट कर देते हो, यस मेरे लिए ले आना. रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ टाइम. नॉन इशारे करके आपको लंबी बात करने की जरूरत नहीं, जस्ट इशारा कर दिया तो आपका टाइम काफी बच जाता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल. नॉन वर्बल के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट है वेग एंड इम्प्रिसाइज. इसका मतलब है कि गलत फहमी हो सकती है, अस्पष्ट होता है. कई बार आपका नॉन वर्बल जो हिंट है वो अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं होता. कंटिन्यूस मल्टी चैनल. आप इशारे किससे करते हो? फेस से भी करते हो, हाथ से भी करते हो, बॉडी से भी कर रहे हो. तो हो सकता है आप इशारा हाथ से कर रहे हो और वो आपका फेस देख रहा है और आप फेस से हंस रहे हो,
हाँ हाथ से आप कह रहे हो नो, तो उसको हंसने की वजह से लग रहा है कि यस बोल रहा है, तो ये मिसकंसेप्शन भी हो सकता है। कल्चर बाउंड, कल्चर बाउंड मतलब किसी किसी कल्चर में इशारे करना, ये चीज पर्टिकुलर इशारा वो सुटेबल नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। लंबी बातें हम नॉन वर्बल में नहीं कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या है रिटर्न के? रिटर्न में परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है हमारे पास। मेटिकुलस प्रेजेंटेशन मतलब कि अगर कोई गलतियां निकालनी है तो ओरल में गलतियां बाद में पकड़ते हो, रिटर्न में आप पहले गलतियां पकड़ सकते हो। इजी सर्कुलेशन, किसी बात की इंफॉर्मेशन देनी है सबको, रिटर्न में बनाया और सबको सर्कुलेट कर दिया। सुटेबल फॉर स्टैटिकल डेटा, अगर कोई ग्राफिकल डेटा है, कोई फोटो फॉर्म डेटा है, तो वो स्टैटिकल डेटा आप इजीली, बच्चों के रिजल्ट देना पूरी क्लास का, तो मैं ओरल बताती रहूंगी तेरे 30 हैं, तेरे 35 हैं, तेरे 50 हैं, रिटर्न में अगर लगा दूंगी तो आप इजीली बार बार चेक कर सकते हो। तो सुटेबल फॉर स्टैटिकल डेटा। प्रमोट्स गुडविल, जितना हम रिटर्न में देते हैं ना उतनी हमारी गुडविल और अच्छी होती है। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है रिटर्न के? टाइम बहुत लग जाता है रिटर्न बनाने में। मुझे एक रिटर्न पोस्टर अगर प्रिपेयर करना है, पहले मैं उसका मैटर प्रिपेयर करूंगी, फिर मैं उसको तैयार करूंगी, है ना। नॉन फ्लेक्सिबल होता है, उसमें चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो लिख दिया वो लिख दिया। नो स्कोप फॉर क्लैरिफिकेशन, मैं उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकती कि ये चीज़ मैंने अगर गलत है, कोई चेंज हो गया, तो मुझे उसको फिर मतलब कॉरिजेंडम उसका करना पड़ेगा कि भाई ये गलती हो गई है, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। डिमांड फॉर राइटिंग प्रोफिशिएंसी, जितने भी ऑफिस हैं वहां पर रिटर्न ही मांगा जाता है आपसे, ओरल आपसे बात नहीं होती। अगर आपकी जैसे जॉब लग गई है तो हम रिटर्न फॉर्म में ही आपको देते हैं। आपने स्कूल में फीस सबमिट करा दी है तो आपको रिटर्न में रिसिप्ट मिलती है एज अ प्रूफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पर अगर कोई कोई मैसेज कन्वे किया गया है, कोई नोटिस लगा हुआ है, उसमें बहुत मुश्किल मुश्किल शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उससे हो सकता है कि लोगों को समझने में गलती हो। तो इसीलिए इजी वर्ड और ऐसे वर्ड यूज करने चाहिए जिससे दूसरा बहुत इजीली समझ सके। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर 1 यूनिट 1। इस चैप्टर के 3 टॉपिक, पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, फैक्टर अफेक्टिंग इन वर्क प्लेस एंड राइटिंग स्किल, हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।